जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा जो लेसन नंबर 3 था भू संसाधन तथा कृषि वाला, उसका ये सेकंड वीडियो है। और इसके बाद इसका एक और वीडियो आएगा जो सुबह मॉर्निंग में 5:15 बजे अपलोड कर दिया जाएगा। इस लेसन के रेगिस्तान के 3 महत्वपूर्ण वीडियो बने हैं। एक आ गया है, एक अभी 2:15 बजे आएगा और एक सुबह मॉर्निंग में 5:15 बजे आएगा। इसके बाद ये लेसन आपका पूरा हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि महिलाओं के लिए भूमि का विशेष महत्व है। यानी ऐसी कौन सी भूमि है जो महिलाओं के लिए उपयोगी है, तो उसका नाम है साझा संपत्ति भूमि। क्योंकि महिलाएं ईंधन के लिए यहाँ से लकड़ियाँ लेकर आती हैं, इसलिए ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 60, भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका पर निर्भर है। जिनकी आजीविका पर निर्भर है। तो देखिए, भू संसाधनों का जो महत्व है वो उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी संबंधित है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीनता है, क्या है? जो भूमिहीनता है, ये भूमिहीनता का मतलब जिस व्यक्ति के पास गांव में जिस व्यक्ति के पास भूमि नहीं हो वो भूमिहीन व्यक्ति माना जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भूमि की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी भूमि की गुणवत्ता को कौन प्रभावित करता है? तो जो आपका कृषि उत्पादकता है, यानी भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को क्या करती है? प्रभावित करती है। यदि भूमि की गुणवत्ता अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। यानी भूमि की गुणवत्ता है वो अक्सर कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अलावा और भी मूल्य है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भू स्वामित्व यानी जिस व्यक्ति के पास भूमि है उसकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है ही है, इसके साथ साथ एक दूसरा मूल्य भी है, समाज में उसको सम्मान मिलता है, यानी सामाजिक मूल्य भी है। तो इसमें क्या आ जाएगा? सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 64 है कि फसलें दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगमन के समय बोई जाती है। यानी ऐसी कौन सी फसल है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, लगभग मई जून में उस समय बोई जाती है, तो उस फसल का नाम है खरीफ। यानी खरीफ की जो फसल है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगमन के समय बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि जो जो खरीफ की फसल है वो है, तो देखिए जो खरीफ की फसल है वो एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। तो जो 65 है उसमें आएगा उष्ण। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 है कि चावल, कपास, जूट, ज्वार
बाजरा, अरहर और मक्का ये कौन सी फसल के उदाहरण हैं? तो आप सबको पता है कि चावल, कपास, जूट, बाजरा, अरहर, मक्का और ग्वार, मूंग, मोठ ये सब खरीफ फसल के उदाहरण माने जाते हैं। यानी ये सब फसलें खरीफ ऋतु के अंदर बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, ऐसी कौन सी फसल है जिसकी बुआई तो जून जुलाई में होती हो और जिसे सितंबर अक्टूबर के अंदर काटा जाता हो? तो जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर के अंदर काटी जाने वाली वो है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल को जून जुलाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगमन के समय बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि फसल यानी ऐसी कौन सी फसल है जो इस फसल के काटने के बाद यानी अक्टूबर और नवंबर के अंदर उसको बोया जाता हो और मार्च अप्रैल के अंदर इनको काट लिया जाता हो? तो वर्तमान के अंदर आपको पता है रबी की फसल की बुआई की जा रही है जिसे हम मार्च अप्रैल में यानी काटे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी फसल है जिसकी बुआई के समय तापमान कम होता है? ऐसी कौन सी फसल है जिसकी बुआई करते हैं उस समय तापमान कम होता है? तो अभी ये जो नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा है इसमें तापमान दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो इस समय हमें रबी की फसल की बुआई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि फसल शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है। यानी ऐसी कौन सी फसल है जो शीतोष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध की फसल है? तो ये जो रब्बी की फसल है कौन सी फसल है? ये जो रब्बी की फसल है इसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर बोया जाता है और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर काटा जाता है। तो जो रब्बी की फसल है वो शीतोष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु की फसलें है। अगला है गेहूं, चना, सरसों, जौ व तोरिया। जौ व तोरिया किसकी फसलें? तो आप सबको पता है वर्तमान में गेहूं, चना, सरसों, जौ व तोरिया की बुआई हो रही है। तो ये हैं रब्बी की फसल। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है कि सिंचित क्षेत्र को सिंचाई उद्देश्य के आधार पर यानी जो सिंचित क्षेत्र हैं उनको सिंचाई उद्देश्यों के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा है जिसमें एक तो है रक्षित सिंचाई कृषि एवं दूसरा क्या होगा ये हमें बताना है। तो सिंचित कृषि को सिंचाई उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा। एक तो रक्षित सिंचाई कृषि हो गया और एक हो गया उत्पादक सिंचाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उत्पादक सिंचाई है वो आ जाएगा उत्पादक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 73 है वो है कि कृषि का मुख्य उद्देश्य यानी कौन सी कृषि है जिसका मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण यानी फसलों को नष्ट होने से बचाना है? यानी ऐसी कौन सी कृषि है जिसका उद्देश्य एक ही रहता है कि आर्द्रता के कारण नमी के कारण कोई फसल है वो नष्ट न हो? तो वो है
रक्षित सिंचाई कृषि। जो आपकी रक्षित सिंचाई कृषि है, इसका मुख्य उद्देश्य एक ही रहता है कि आर्द्रता के कारण कोई भी फसल नष्ट न हो। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्षा के अलावा यानी वर्षा के अलावा जल की कमी को कहाँ से पूरा किया जाता है? तो देखिए, वर्षा के अलावा जल की कमी को सिंचाई से पूरा किया जाता है। सिंचाई के द्वारा यानी पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिंचाई का उद्देश्य पर्याप्त उपलब्ध करवाना है। यानी सिंचाई का क्या उद्देश्य है भाई? सिंचाई का उद्देश्य है कि जो भी फसलें बोई गई हैं, उनके अंदर क्या करना, पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध करवाना। तो इसमें आएगा आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर है 76 है, का उद्देश्य यानी किसका उद्देश्य है, यानी फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर अधिक उत्पादन लेना है। यानी किसका उद्देश्य है कि जो भी फसलें हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया जाए और पानी दे करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए। तो ये है उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा उत्पादक सिंचाई। क्या आएगा इसमें? उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर अधिक उत्पादन को प्राप्त करना है। अगला है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे अप्रैल से जून तक उसकी बुआई भी हो जाती है, अप्रैल से जून तक बुआई भी हो जाती है, कटाई भी हो जाती है और उपयोग में भी लेते हैं। यानी जो अप्रैल है और जो मई है, जून है, यानी 90 दिन के अंदर ऐसी कौन सी फसल है जिनको बो भी दिया जाता है, काट भी लिया जाता है और काम में भी ले लिया जाता है? वो है जायद की फसल। किसकी फसल है वो? जायद की। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा। उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए, उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा की अपेक्षा अधिक होती है रक्षित सिंचाई की। तो इसमें क्या आएगा? रक्षित सिंचाई। इसमें आएगा रक्षित सिंचाई। यानी उत्पादक सिंचाई में जल निवेश की मात्रा रक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 79 है, वो है वर्षा निर्भर कृषि को, यानी वर्षा पर निर्भर कृषि को आर्द्रता की मात्रा के आधार पर, वर्षा निर्भर कृषि को आर्द्रता की मात्रा के आधार पर दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें एक है शुष्क भूमि कृषि। जिसमें एक कौन सी है? शुष्क भूमि कृषि है और दूसरी का नाम हमें यहाँ बताना है, तो वो है आर्द्र भूमि कृषि। यहाँ पर क्या आएगा? आर्द्र भूमि कृषि। तो यानी वर्षा निर्भर कृषि को आर्द्रता की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा। नंबर एक है शुष्क भूमि कृषि और दूसरी है आर्द्र भूमि कृषि। क्वेश्चन नंबर 80 है, जहाँ वार्षिक वर्षा जहाँ वार्षिक वर्षा सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ कृषि की जाती है। ध्यान दें, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से
कम होती है वहाँ पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। वहाँ पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 81, रागी, बाजरा, मूंग, चना एवं ग्वार सहन करने वाली फसलें हैं। यानी ये जो रागी है, बाजरा है, चना है, मूंग है, ग्वार है, ये क्या सहन करने वाली फसलें हैं? तो ये शुष्कता सहन करने वाली फसलें हैं। क्या सहन करने वाली फसलें हैं ये शुष्कता सहन करने वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया पूरा। अब है 82 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्र बाढ़ एवं मृदा अपरदन का सामना करता है। यानी क्षेत्र बाढ़ एवं मृदा अपरदन का सामना करना करता है। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इंतज़ार रहेगा आपके उत्तर का। जल्दी दें भाई इसका उत्तर, फिर मैं बताऊं। देखिए, ये जो क्षेत्र है यानी क्षेत्र बाढ़ एवं मृदा अपरदन का सामना करता है। तो जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है, आर्द्र भूमि क्षेत्र बाढ़ और मृदा अपरदन दोनों का सामना करता है। अगला क्वेश्चन है, चावल, जूट एवं गन्ना की कृषि फसलें हैं। चावल, जूट एवं गन्ना है वो आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि की कृषि फसलें हैं। तो इसमें भी क्या आएगा? आर्द्र भूमि आएगा। क्वेश्चन नंबर 84, देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यानी देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें हैं वो यानी उगाई जाती हैं? तो वो है 2/3। वो क्या है? 2/3। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, अनाज की संरचना के आधार पर अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को और वर्गीकृत किया गया है। यानी अनाज संरचना के आधार पर जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। जिसमें एक तो आता है अनाज आता है और दूसरा आता है दाल यानी दालें। तो अनाज की संरचना के आधार पर अनाज और दाल दो भागों में खाद्यान्न फसलों को बांटा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वो है कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है? यानी यहाँ अनाज पूछा है और ऊपर जो प्रश्न आया था उसमें खाद्यान्न फसलें पूछी थी। तो जो खाद्यान्न फसलें हैं वो 2/3 भाग पर थी। यहाँ अनाज की संरचना के आधार पर यानी यहाँ पर भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोया जाता है। तो यहाँ आएगा 54%। 87 नंबर क्वेश्चन है, भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज का उत्पादन करता है? तो भारत लगभग 11% अनाज का उत्पादन विश्व में करता है। अमेरिका का
अनाज उत्पादन में पहला स्थान है, चीन का दूसरा है और अपने भारत का तीसरा स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर 87 में आएंगे 11% है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का अनाज उत्पादन में स्थान है, पहले ही मैंने बता दिया कौन सा स्थान है, तीसरा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 89, और वो है कि ज्वार, बाजरा, मक्का व रागी अनाज का उदाहरण है। यानी ये जो ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी हैं, ये कौन से अनाज के उदाहरण हैं? तो ये मोटे अनाज के उदाहरण हैं। ये मोटे अनाज के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 90, चावल एवं गेहूं अनाजों के उदाहरण हैं। तो देखिए, चावल और गेहूं हैं वो उत्तम अनाजों के उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चावल एक कटिबंधीय फसल है। तो देखिए, चावल है वो एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसलों की श्रेणी में आती है। यानी चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसलों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है वो है वह में चावल के अनुकूल जलवायु होने के कारण, यानी कौन से क्षेत्र हैं दो जहां पर चावल के अनुकूल जलवायु होने के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दक्षिणी राज्य हैं, एक तो दक्षिणी राज्यों एवं एक पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी राज्यों एवं पश्चिमी बंगाल में चावल के लिए अनुकूल जलवायु होने के कारण यहाँ के लोग एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलों का उत्पादन ले लेते हैं। और चावल में तो 3 किस्में पाई जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। इनके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर है 93 है, वो है में अमन, ओस, बोरो की 3 प्रमुख किस्में हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पश्चिमी बंगाल है, जो आपका पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल में अमन 1, ओस 2, बोरो 3, ये क्या हैं? चावल की 3 प्रमुख किस्में हैं। अगला प्रश्न है हिमालय तथा देश का उत्तरी पश्चिमी भाग। एक तो हिमालय और एक देश का उत्तरी पश्चिमी भागों में चावल दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु में यानी फसल ऋतु में उगाया जाता है। तो ध्यान देंगे आप कि जो हिमालय है और देश का उत्तरी पश्चिमी भाग है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर चावल की कृषि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय होती है। तो उस ऋतु में कौन सी फसल होती है? वो होती है खरीफ की फसल। क्या होगी? खरीफ की फसल। क्वेश्चन नंबर 95, भारत विश्व का चावल उत्पादन करता है। तो भारत विश्व का 20.7% चावल का उत्पादन करता है। 95 में 20.7% आएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य हैं। यानी देश के 2 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पर चावल सर्वाधिक होता है। तो एक तो हो गया आपका पश्चिमी बंगाल और दूसरा हो जाएगा यूपी। यानी देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 97,
चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन होता है? चावल का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन है वो पंजाब के अंदर होता है। कहाँ होता है? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 98 है, हरित क्रांति के अंतर्गत यानी जब से हरित क्रांति भारत में आई है उसी समय से पंजाब और हरियाणा में चावल की कृषि आरंभ हुई है। तो यहाँ पर वर्ष पूछा है तो वो है 1970। यानी हरित क्रांति के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा में चावल की कृषि 1970 में आरंभ की गई थी। अगला है, भारत में चावल के पश्चात यानी भारत में चावल पहला मुख्य भोजन है और चावल के बाद यदि आपको दूसरा पूछे तो वो होगा गेहूं। तो यहाँ पर 99 में क्या आएगा? गेहूं। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है? तो भारत विश्व में 20.8% गेहूं का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 101, गेहूं एक कटिबंधीय फसल है। तो देखिए गेहूं है वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, गेहूं का शरद ऋतु। गेहूं का शरद ऋतु यानी कहने का मतलब ये है कि गेहूं को कौन सी ऋतु के अंदर बोया जाता है? तो आपको पता है कि गेहूं है वो क्या है? शरद ऋतु अर्थात रब्बी ऋतु में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 103 कि हिमालय के उच्च भागों और मध्य प्रदेश का जो मालवा पठारी क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं पर निर्भर फसल है। यानी ध्यान दें, हिमालय के उच्च भागों में और मध्य प्रदेश के मालवा पठारी क्षेत्र में जो गेहूं है वो वर्षा निर्भर फसल मानी जाती है, वर्षा पर आधारित फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 104 है वो है कि देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग भूभाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। यानी देश का जो कुल बोया गया क्षेत्र है इसके 14% भूभाग पर गेहूं की कृषि होती है। देश का कुल बोया गया क्षेत्र 54% है। 54 में से 14% पर गेहूं की कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 106, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि पर आधारित है। तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर ये जो पर्वतीय जिले हैं यहाँ पर गेहूं की कृषि है वो वर्षा पर आधारित मानी जाती है। तो यहाँ आएगा वर्षा। क्वेश्चन नंबर है 107 कि ज्वार दक्षिणी राज्यों में तथा दोनों ऋतु में बोई जाती है। देखिए जो ज्वार है वो दक्षिणी राज्यों के अंदर है, दोनों प्रकार की फसल है। वो दक्षिणी राज्यों में खरीफ की भी फसल है और रब्बी की भी फसल है, दोनों ऋतुओं के अंदर ये बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, ज्वार उत्तरी भारत की फसल है। तो देखिए ज्वार उत्तरी भारत में खरीफ की फसल मानी जाती है। दक्षिणी भारत में तो ये दोनों की है और उत्तरी भारत में इसे केवल और केवल एक ऋतु में बोया जाता है, वो ऋतु है
आपकी खरीफ। क्वेश्चन नंबर 109 को मुख्यतः चारा फसलों के रूप में उगाया जाता है। यानी कौन सी एक ऐसी फसल है जिनको मुख्यतः चारा फसलों के रूप में उगाया जाता है, तो वो है ज्वार। ज्वार को मुख्यतः चारा फसलों के रूप में उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत के पश्चिमी भारत के पश्चिमी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों, भारत का एक तो पूरा पश्चिमी भाग और जो उत्तरी पश्चिमी भागों की शुष्क जलवायु में क्या बोया जाता है, तो आप सबको पता है यहाँ पर बाजरा बोया जाता है। तो 110 नंबर क्वेश्चन में बाजरा आएगा। क्वेश्चन नंबर है 111 की शुष्कता एवं सूखा सहन करने वाली प्रमुख है फसल है। तो आपको पता है कि बाजरा एक ऐसी यानी ऐसी फसल मानी जाती है जो शुष्कता और सूखापन दोनों सहन कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, वो है एकल एवं में मिश्रित फसल है। एकल एवं में मिश्रित फसल है, तो यानी बाजरा को आप अकेला भी बीज सकते हैं और मूंग मोठ गुआर के साथ भी इसे बीजा जा सकता है। तो बाजरा है वो एकल एवं मिश्रित फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 113 सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है। यानी बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन करता है, वो करता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि एक खाद्यान्न एवं चारा फसल है। यानी कौन सी एक ऐसी फसल है जिसको हम खाद्यान्न के रूप में भी लेते हैं और उनको चारे के रूप में भी काम में लेते हैं, तो वो है मक्का। कौन सी है, मक्का। अगला क्वेश्चन नंबर 115 शाकाहारी भोजन का प्रमुख संगठक है। देखिए शाकाहारी भोजन का जो प्रमुख संगठन है वो है दालें। यानी जो दाल है वो शाकाहारी भोजन का एक प्रमुख संगठन है मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक फलीदार फसल है। यानी कौन सी एक यानी फलीदार फसल है, तो वो इसमें 116 में आएगा दालें। क्योंकि जितनी भी दालें होती हैं उन सब दालों की क्या होती हैं, कोई न कोई बाहरी आवरण होता है। तो इसमें 116 में आएगा दालें। क्वेश्चन नंबर 117 दालें नाइट्रोजन यौगिक यौगिकरण के द्वारा दालें नाइट्रोजन यौगिकरण के द्वारा मिट्टी की प्रकृति को, यानी जो दाल है दाल में नाइट्रोजन का यौगिकरण पाया जाता है जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाती है। ये मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को बढ़ाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 118 दाल का प्रमुख उत्पादक देश है, वो है भारत। भारत दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 118 देश के कुल बोए गए क्षेत्र के देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर दाल की कृषि की जाती है, तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भूभाग पर दाल की कृषि की जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 120 है तथा भारत की प्रमुख फसलें हैं तथा भारत की प्रमुख दालें फसलें हैं। यानी भारत में दो प्रमुख दाल फसलों के नाम बताने हैं। तो एक तो आ जाएगा चना और दूसरी आ जाएगी
अरहर, एक चना और दूसरी क्या आ जाएगी अरहर। ये दोनों ही भारत की प्रमुख दालों की दालें मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन 121 है कि चना मुख्यतः आधारित है। तो देखिए जो चना है वो वर्षा आधारित फसल मानी जाती है। चना मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है। याद रखना वर्षा से होने वाली फसल है। अगला है चना एक रब्बी की फसल है। चना है वो एक रब्बी की फसल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 123 है कि फसलों को उगाने के लिए यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसे उगाने के लिए वर्षा की हल्की हल्की बौछारें चाहिए और एक या दो बार सिंचाई की आवश्यकता पड़े। यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको उगाने के लिए वर्षा की हल्की बौछारों और एक या दो बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, वो है चना। वो क्या है? चना है। क्यों? ये थे आपके दूसरे के दूसरा जो भाग है इसका। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब इस लेसन के लगभग 40-45 पर्सन है वो और रहे हैं। तो जो भी 40 या 45% रहे हैं इसमें, वो हम इसके तीसरे वीडियो के अंदर लेके आएंगे। तो इस लेसन के 3 वीडियो बने हैं। एक मैंने मॉर्निंग में 5:15 बजे अपलोड किया, एक अभी मैं 2:15 बजे इसको अपलोड करने वाला हूँ, और एक वीडियो है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 5:15 बजे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी मेहनत जो आपके लिए की जा रही है वो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी जो मित्र है पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत के बदले हम आपसे केवल और केवल एक शेयर और एक सब्सक्राइब भी मांग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे सारे मित्र वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।